ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट इसमें अपन ने टर्म्स देखे थे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इस तरह के, इसका क्या मतलब होता है इन थर्मोकेमिस्ट्री, वो अपन ने देखा था, बराबर है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी डिस्कस किया, ठीक है, विद वेरियस डिफरेंट थिंग्स। एक जो टर्म अपने को आया बेसिकली, दैट इज़ एंथैल्पी। ओके, इसको अपन चेंज इन एंथैल्पी एज डेल्टा एच करके दिखाते हैं बेसिकली, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं बेसिकली। ये हमने डिस्कस किया था कि एंथैल्पी इज़ बेसिकली क्यू पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर बोलते हैं अपन, मतलब हीट सप्लाइड या हीट टेकन अवे, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट पे अगर कोई भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, ठीक है। इसको अपन एच से इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में ओके, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है इस रिएक्शन में। ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने से इस जो सिस्टम रहेगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, इफ़ यू वांट टू कीप P कांस्टेंट, बराबर है ना। P अगर कांस्टेंट रखना है अपने को, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अपने को अगर इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो ये जो है गैस, ये जो सिस्टम है ये एक्सपांड होगा। अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क हो रहा है, और वर्क हो रहा है तो वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। मतलब वर्क का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, बराबर है। वर्क का साइन रहेगा नेगेटिव। इसका मतलब वर्क हैज़ टू बी डन इन इट्स एक्सपांशन, isn't it, because the gas is being produced in the reaction. Okay, so obviously there is a change, energy change in the system, all right, क्योंकि there is a work being done by the system, that's why there is going to be energy change in the system, ठीक है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इसको W को अपन लिखते हैं P डेल्टा V, ठीक है ना। W इज़ माइनस पी डेल्टा वी, तो फिर माइनस W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बेसिकली, ठीक है ना। एंड दैट इज़ बेसिकली अनदर एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। अब व्हेन यू टॉक अबाउट Q एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, QP, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी, इजंट इट। सो अपना ये एक अनदर एक्सप्रेशन है for the first law of thermodynamics, but this is at, okay, for delta H at constant pressure. Okay, remember heat supplied at constant pressure is equal to heat at constant volume plus amount of work done, है ना। ऐसे अपन ये करेंगे ना इसको, क्योंकि एंथैल्पी में क्या हो रहा है, there is some work done, बराबर है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। अगर मान लो मेरे को दो सिस्टम में डिफरेंस देखना है, देयर आर टू सिस्टम्स, एक है इस तरह का सिस्टम जहाँ पे वर्क हो रहा है, और एक है इस तरह का सिस्टम जहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों को देता हूँ, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों को देता हूँ। तो मैं इनको जो क्वांटिफाई करूँगा इस हीट को, वो क्या, यहाँ पे मेरे को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना हीट दिया है, ठीक है, उतना ही हीट मैंने यहाँ पे भी दिया है, बट यहाँ पे देर इज एडिशनली सम वर्क बीइंग डन। तो जो हीट दिया है वो दो तरह से यूज हो रहा है यहाँ पे। एक तो टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और दूसरा टू डू सम वर्क। इज दिस अंडरस्टूड, कि जो हीट मैं दे रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर वो दो तरह से यूज हो रही है वो हीट, एक टू चेंज द इंटरनल एनर्जी और दूसरा टू डू सम वर्क। क्लियर है क्या। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इजंट इट। जो हीट मैं दे रहा हूँ वो दो तरह से हीट यूज होगा, ऑलराइट। वो क्या है कि एक तो देर इज सम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, हीट दिया है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और वर्क होगा, ओके। अब वर्क सिस्टम करेगा या सराउंडिंग करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना वर्क हो रहा है, किस उसका साइन क्या है, बेसिकली किस तरह से वर्क हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। दैट एंड दीज इक्वेशंस आर बेसिकली सेम थिंग। डिफरेंस क्या है, ये दोनों फर्स्ट लॉ ही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अपन कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे, वेदर इट इज़ कांस्टेंट प्रेशर और वेदर इट इज़ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये अपने को इंटरप्रेट करना पड़ता है फ्रॉम द गिवन डेटा,
ठीक है, अपने को बताया गया है कि इफ़ हीट इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर और व्हाटएवर, राइट, अपने को ये बताया जाएगा कि वर्क इतना हुआ, इंटरनल एनर्जी इतना है, तो कितना हीट देना पड़ेगा, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इफ यू लुक एट एनी बुक, तुमको ये प्रॉब्लम्स दिखेंगे, अपन ने इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व भी किए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू डू दिस, ओके। इसी को अपन क्या कर रहे हैं, एक अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जब कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है तो कुछ ना कुछ वर्क हो सकता है, वर्क को अपन इसी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, पी डेल्टा वी, या फिर यू कैन जस्ट एक्सप्रेस इट विद डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना, इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पी डेल्टा वी को यू कैन राइट इट एज माइनस डब्ल्यू। पी डेल्टा वी हमारे ज़्यादा काम का है क्योंकि वी कैन अप्लाई इट टू आइडियल गैस, है ना, अपना आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं using P delta V, and then I can apply it to any thermochemical equations. So this particular equation is actually much more logical to us than this. Okay, this is general first law of thermodynamics. Okay, ये physics में भी applicable है और ये chemistry में भी applicable, लेकिन ये जो है ये इक्वेशन, ये केमिस्ट्री में ज़्यादा अप्लीकेबल है या फिर गैशियस सिस्टम में ज़्यादा अप्लीकेबल है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी विल फोकस अवर अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है ना। अपना जो अभी फोकस रहेगा ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ओके। रिमेंबर दैट बोथ ऑफ दीज आर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों एक ही इक्वेशन है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस किए हैं अपन ने, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा एच? इज डेल्टा एच a state function or a path function? Well, you can see that these terms, okay, these terms, these are actually path, these are actually state functions, बरोबर है। राइट हैंड साइड में स्टेट फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी स्टेट फंक्शन ही रहेंगे, ओके। सो बेसिकली डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन, ओके। QP that is basically heat given at constant pressure is also a state function। इसका मतलब क्या हुआ कि इट डजेंट डिपेंड अपॉन द पाथ, ओके। तुम किसी भी तरह से हीट दे सकते हो, हीट रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो डिफरेंस है एनर्जी में, जो स्टेट में जो डिफरेंस आएगा, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच यू हैव गिवन द हीट और रिमूव द हीट, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली डेल्टा एच और QP। जब डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन तो QP इज ऑल्सो स्टेट, बिकॉज दे आर द सेम थिंग, इजंट इट, ओके। सो ये अपन ने बोला है कि Q बाई इट सेल्फ इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, Q इज एक्चुअली अ पाथ फंक्शन। लेकिन जब अपन QP की बात करते हैं या QV की बात करते हैं, ओके, रिमेंबर QV इज डेल्टा U एंड QP इज डेल्टा H, ठीक है। तो जब अपन QP या QV की बात करते हैं, दीज आर एक्चुअली स्टेट फंक्शन। समझ में आया ना, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। Q is not a state function, it's a path function. QP and QV, these are basically state functions, okay. Similarly you can say delta H and delta U, these are also state function, okay. So जितनी भी अपन स्टडीज़ करते हैं इन थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की, वी ऑलवेज डू दैट एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये अपना कांस्टेंट प्रेशर होता है 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली, ठीक है। तो वी ऑलवेज स्टडी एवरीथिंग बेसिकली एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रैक्टिकली देखा जाए तो, ओके। सो इसके लिए ये चेंज इन एंथैल्पी जो है, डेल्टा एच जो ये टर्म है, दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल टू अस, ओके। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू अस, बेसिकली दैट इज़ व्हाट वी आर गोना फोकस ऑन फ्रॉम नाउ ऑन, ओके। दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी दिस इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन थर्मोकेमिस्ट्री, डेल्टा एच, ठीक है। इसीलिए तुमको याद होगा कि काफ़ी बार जो अपन ने बिफोर वी स्टार्टेड थर्मोडायनामिक्स, वी स्टार्टेड यूजिंग टर्म्स लाइक एंथैल्पी, एंड मैंने तुमको ये भी बताया था कि एंथैल्पी, ओके, डेल्टा एच और एनर्जी, ओके, ये एनर्जी बोले तो डेल्टा ई ही है बेसिकली। देर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है। बट वी स्टार्टेड यूजिंग एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ये सारे टर्म्स अपन ने देखे इसके पहले केमिकल बॉन्डिंग में। वी ऑल्सो स्टडीड दिस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, बराबर है, ओके। एंड यू आर ऑलवेज आस्किंग कि एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी इज बेसिकली एनर्जी चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके। द रीज़न वी ऑलवेज यूज एंथैल्पी, सो फार जितने भी एनर्जी के टर्म्स अपन ने यूज़ किए उसमें हमेशा अपन ने एंथैल्पी का ही टर्म इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली ऑल द प्रोसेस आर हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है, इजंट इट। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई
वी यूज़ द टर्म एंथैल्पी, ओके। और एंथैल्पी अपन ने प्रोसेसेस देखी है, न्यूट्रलाइजेशन, सोल्युबलाइजेशन या डिसोल्यूशन की प्रोसेस देखी है, लैटिस एंथैल्पी देखी। सो काफ़ी सारे एंथैल्पी के टर्म्स अपन ने डिस्कस किए, ओके। सो देर इज़ अ डिफरेंस। एनर्जी ये क्या हो गया, एनर्जी इज जस्ट जनरल फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपन कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। दिस एनर्जी कैन बी इंटरनल एनर्जी और यू कैन से इट इज़ एंथैल्पी, ठीक है। एनर्जी एक स्पेसिफिक टर्म नहीं हुआ, ये जनरल टर्म हो गया। जब अपन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंथैल्पी मे बी इक्वल टू एनर्जी, मे नॉट बी इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह का प्रोसेस है। ये अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कब एनर्जी और एंथैल्पी इक्वल होता है बेसिकली, ओके। देयर आर सर्टन कंडीशंस जब चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एनर्जी, या बोल रहे हैं एनर्जी जो टर्म है, दे आर इक्वल अंडर सर्टन कंडीशंस, ओके। बट एनर्जी अगर बोला जाए तो इट कैन बी इंटरनल एनर्जी और इट कैन बी एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सिर्फ एंथैल्पी अपन जनरली यूज़ करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी टर्म्स। दो एनर्जी के टर्म्स है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर है। सो दोनों का रिलेशनशिप ये बनता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये अपन ने थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखा, इसको डिराइव भी किया था अपन ने, ठीक है। और मैंने तुमको बताया था कि दिस इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, बराबर है। डेल्टा एच की जगह अपन क्यू लिख सकते हैं, ओके। डेल्टा यू तो डेल्टा यू ही रहेगा, प्लस पी डेल्टा वी जो है उसके जगह मैं माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूँ। दैट इज बेसिकली अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सो ये दो इक्वेशन सेम हो गए, ऑलराइट। एंड देन यू कैन से ओके डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। हमको ये भी मालूम है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी डेल्टा वी जो है, पी डेल्टा वी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एन जी आर टी, बराबर है कि आर और टी कांस्टेंट है, ओके। डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे, ठीक है ना, पी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डेल्टा एच की जब बात कर रहे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू बोल रहे हैं ना अपन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट प्रेशर, क्यू पी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो पी इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट। और जब तुम चेंज निकाल रहे हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, तो तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ डेल्टा वी और डेल्टा एन जी, यही दो टर्म चेंज होने वाले हैं फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। बाकी सारे टर्म कांस्टेंट रहने वाले हैं, पी चेंज नहीं होने वाला इफ़ यू गो फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। आर और टी चेंज नहीं होने वाला बिकॉज इट इज़ आइसोथर्मल, ठीक है ना। आइसोथर्मल रहने की वजह से स्टेट चेंज नहीं। अब आइसोथर्मल क्यों रहेगा, बिकॉज टी क्यू कांस्टेंट रहेगा, ध्यान में रखो, टी क्यू कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कौन से फ्लास्क में कर रहे हैं अपन इसको, ये रिएक्शन कौन से फ्लास्क में कर रहे हैं, क्लोज्ड कंटेनर, नॉट आइसोलेटेड कंटेनर। समझ में आ रहा है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल कहाँ पे करेंगे अपन, क्लोज कंटेनर में, ठीक है। अब तुम जनरल देखो कि जनरली तुम जो भी प्रोसेस करते हो, ठीक है, कोई रिएक्शन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो काय में करते हो, ग्लास वेसल में करते हो, है ना। ग्लास कंटेनर रहेगा, कोनिकल फ्लास्क रहेगा या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क रहेगा, कोई ना कोई फ्लास्क रहेगा ग्लास का जिसमें तुम प्रोसेस करते हो, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है इस कंटेनर में, ऑब्वियसली इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट माना जाएगा, बराबर है। टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। वी डोंट यूजुअली डू अ रिएक्शन इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। आइसोलेटेड कंटेनर में कब करते हैं अपन, जब अपन बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हैं टू मेजर डेल्टा यू, ओके, उसी समय हम लोग ये प्रोसेस यूज़ कर। अदर दैन दैट वी ऑलवेज डू थिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि वी ऑलवेज डू थिंग्स एट आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब कि क्लोज कंटेनर में हम लोग इसको कर रहे हैं, ओके। वी वांट टू गेट एवरीथिंग बैक टू रूम टेम्परेचर ऑलवेज, उसके लिए अपन वी यूज़ कूलिंग सिस्टम और एवर, राइट, बट वी वांट टू डू दैट एट रूम टेम्परेचर, ओके। सो ऑब्वियसली आर और टी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, इसके वजह से अपने को ये मिलेगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ध्यान में रखना, मैं डेल्टा एन जी लिख रहा हूँ, काफ़ी बुक में जी लिखा नहीं रहता है, ठीक है, सिर्फ डेल्टा एन आर टी ऐसा लिखा रहेगा, या आर टी डेल्टा एन ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है ना। आर टी डेल्टा एन लिखा हो सकता है, डेल्टा एन आर टी लिखा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज इन मोल्स हम काय का देख रहे हैं, ओके। डेल्टा एन जी क्या है या डेल्टा एन क्या है, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट,
चेंज इन मोल्स, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जब जा रहे हैं अपन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जब जा रहे हैं अपन, तो हम सिर्फ गैशियस कंपोनेंट के चेंजेस देख रहे हैं। क्यों? सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं देखते? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के गैशियस सॉलिड और लिक्विड के मोल्स चेंज होने से प्रेशर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर गैसेस के मोल्स अगर चेंज हो गए, मान लो स्टार्टिंग में यू हैड 1 मोल ऑफ गैस और रिएक्शन होने के बाद इट बिकेम 2 मोल ऑफ गैस, तो प्रेशर डबल हो जाएगा ना, इजंट इट? प्रेशर डबल हो जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड में ऐसा होता है या लिक्विड में ऐसा होता है, मोल्स डबल हो रहे सॉलिड और लिक्विड के, उससे प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो जो प्रेशर है या वॉल्यूम है, ठीक है, वन ऑफ द टू टर्म या ये दोनों का टर्म P डेल्टा V, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज वी आर कीपिंग R and T कॉन्स्टेंट। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, गैस के मोल्स अगर चेंज होते हैं तो P डेल्टा V चेंज होगा, मतलब वर्क होगा। समझ में आ रहा ना? P डेल्टा V इज व्हाट? माइनस W, ये बोल सकते हैं ना अपन, माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT। और वर्क कब होगा? जब एक्सपांशन और कंप्रेशन होगा, इजंट इट? ओके, माइनस W दिस इज इक्वल टू P डेल्टा V। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया, माइनस W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ओके, तो यहाँ पे कब होगा वर्क? जब डेल्टा NG चेंज होगा, इजंट इट? आइदर दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव, तब जाके वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। मतलब वॉल्यूम या प्रेशर P डेल्टा V कब चेंज होगा? जब या तो गैस प्रोड्यूस होगा या तो गैस कंज्यूम होगा। ठीक है, डेल्टा NG हैज़ टू बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर गैशियस कंपोनेंट इन दैट रिएक्शन। इज दिस क्लियर? लिखा है यहाँ पे डेल्टा NG चेंज इन गैसियस मोल ऑफ द रिएक्शन, ओनली फॉर गैसेस। क्लियर है? ठीक है, डेल्टा NG निकालना है तो तुमको जो भी इक्वेशन दिया है उसको प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, और बैलेंस करने के बाद मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ओके, मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट में जितने मोल्स है गैसेस के, उसमें से रिएक्टेंट के जितने गैसेस मोल्स है वो सब्सट्रैक्ट करो, तुमको मिल गया डेल्टा NG। ये इस इक्वेशन में रखो। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे अपन लिखेंगे अभी, ये है ना, इसको P डेल्टा V की जगह ये रखेंगे और तुम एंथैल्पी निकाल सकते हो। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट डेल्टा NG, बट यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, या विच इज़ यूजुअली नॉट अ बिग डील। बड़े आसानी से बैलेंस, ये रिएक्शंस जो होते हैं जनरली दीज आर वेरी सिंपल टू बैलेंस। ओके, यूजुअली नॉट अ बिग डील। ओके, सो यू पुट दैट P डेल्टा V की जगह डेल्टा NG/RT रख दो, तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। रिमेंबर, डेल्टा NG/RT इज नथिंग बट P डेल्टा V विच इज नथिंग बट वर्क डन। समझ में आया ना? सो ऑल दीज इक्वेशंस आर बेसिकली सेम पार्ट ऑफ द और द वेरिएशंस ऑफ द सेम इक्वेशंस। ओके, ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आने के बाद हमको समझ में आता है कि ये जो दो टर्म है डेल्टा H और डेल्टा U, इनका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इनका रिलेशनशिप कैसा है ये अब देखो समझ में आता है। ठीक है, कौन से कंडीशन में डेल्टा H और डेल्टा U सेम रहेंगे? ओके, इन विच कंडीशंस डेल्टा H एंड डेल्टा U आर गोइंग टू बी सेम, ये देख लो कौन से कंडीशन में। ठीक है, अपना इक्वेशन दो इक्वेशंस है, एक यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, एक फर्स्ट इक्वेशन वाज ऑन द अदर साइड, डेल्टा H इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, थर्ड इक्वेशन यू कैन से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। ठीक है, ये तीनों फॉर्म हो गए देखो फर्स्ट लॉ ऑफ इसके डेल्टा H के फॉर्म में। अब ऑब्वियसली हम फोकस कर रहे हैं कि ये इक्वेशंस जो है वो कब इक्वल रहेंगे, डेल्टा H और डेल्टा U। एंड यू कैन क्लियरली सी कि जहाँ पे ये ज़ीरो हो गया या ये ज़ीरो हो गया या ये ज़ीरो हो गया, अगर इनमें से कोई भी टर्म ज़ीरो हो जाता है तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वन ऑफ दिस टर्म बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, तब कब जीरो होगा? तो जब डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे प्रेशर तो ज़ीरो नहीं बोल सकते अपन, ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़ीरो हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है,
बेसिकली बट वी नॉट सेइंग कि प्रेशर यहाँ पे इंटरनल प्रेशर ले रहे हैं अपन, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी जीरो, वर्क डन ऑल्सो कैन बी जीरो, इन दैट केस ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया। अब वर्क डन कब जीरो होता है? ऑब्वियसली देयर आर न्यूमरस कंडीशन। एक कंडीशन अपन ने देखा था, फ्री एक्सपांशन जब करते हैं तो वर्क डन इज जीरो, तो वर्क डन जीरो व्हेन देयर इज अ फ्री एक्सपांशन एंड दीज टू टर्म्स आर इक्वल, ठीक है। वैसे डेल्टा वी इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, ओके, डेल्टा वी इज जीरो व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन इज जीरो, इजंट इट? और उस केस में भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। नेक्स्ट इज डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा एन जी इज इक्वल मतलब जितने मोल्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही मोल्स प्रोडक्ट साइड में भी है, ठीक है, तो क्या होगा? डेल्टा एन जी इज गोइंग टू बी जीरो, इजंट इट? और ये टर्म जीरो हो जाएगा। एंड अगेन सो व्हाट डज दैट मीन व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो? नो वर्क डन अगेन, ओके। डेल्टा एन जी जीरो हो गया मतलब डेल्टा वी जीरो हो गया, और डेल्टा वी जीरो है तो एंथैल्पी इज इक्वल टू एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है। देखो ये इक्वेशन देखो, क्या इसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल है? ये अपने को पूछा गया है, मान लो, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, देखना है कि वॉल्यूम चेंज होगा, वर्क होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो डेल्टा एन जी अगर निकालना है, डेल्टा एन जी निकालना है, तो मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2 माइनस मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट कितने? ये दोनों भी तो गैसेस है ना, दिया रहेगा स्टेट, ठीक है। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड स्टेट में आयोडीन इज नॉट अ गैस, इट्स अ सॉलिड, बट यहाँ पे स्टेट दिया रहेगा कि दिस इज एक्चुअली अ गैस, ये भी गैस, ठीक है। सो सारे गैसेस है, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया डेल्टा एन जी। व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म जीरो, इसका मतलब दोनों टर्म्स इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन यू टॉक अबाउट एनर्जी चेंज इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे गैशियस मोल्स आर सेम फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में गैशियस मोल्स सेम है, ओके। जब तुम एनर्जी चेंज की बात करते हो यहाँ पे, यू कैन से एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज दीज टू टर्म्स आर सेम। समझ में आया? यहाँ पे तुम इसको एनर्जी चेंज बोलो या एंथैल्पी चेंज बोलो या इंटरनल एनर्जी चेंज बोलो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अंडरस्टूड है कि ये? सो इस तरह के इक्वेशन में जो गैशियस मोल, इस तरह की जहाँ पे गैशियस मोल सेम आते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ओके। नेक्स्ट डेल्टा एच मोर देन, सॉरी डेल्टा एच, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली, सो नेक्स्ट इज डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। ये कब होगा? ठीक है, ऑब्वियसली इक्वेशन के हिसाब से अगर हमको मतलब चाहिए डेल्टा एच छोटा चाहिए, बरोबर है ना। डेल्टा एच अगर छोटा करना है तो डेल्टा वी जो है दैट शुड बी नेगेटिव, ओके। मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे ये टर्म अगर नेगेटिव हो जाता है, ओके, सो लेट्स मेक दैट अ नेगेटिव टर्म। ये टर्म नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अगर ये टर्म नेगेटिव है मतलब डेल्टा यू इज मोर एंड डेल्टा एच इज लेस, बराबर है। डेल्टा यू इज मोर देन डेल्टा एच, तभी तो इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे अपन, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया क्या? तो जब अपन सब्सट्रैक्ट करते किसी चीज़ में से तो वो चीज़ बड़ी होती है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, इजंट इट। किसी में से कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तुम तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है, तो ये चीज़ क्या रहेगा? छोटा रहेगा। सो डेल्टा एच इज स्मॉल एंड डेल्टा यू इज बिग। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मोर देन चेंज इन एंथैल्पी। व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, अब एंथैल्पी में क्या हो रहा है कि इफ़ देर इज़ अ वर्क डन बाय द सिस्टम तो इसका एनर्जी डिक्रीज होगा, ओके। एंड इफ देर इज़ अ वर्क डन ऑन द सिस्टम देन इसका एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है मतलब सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, इजंट इट। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है ना, तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एंथैल्पी टर्म इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन एंट्रोपी टर्म, ठीक है। जब सिस्टम के ऊपर काम होता है तो इंटरनल एनर्जी इज लार्जर, एंथैल्पी इज स्मॉलर, ठीक है।
अब डेल्टा एन जी जब निगेटिव होता है तब डेल्टा वी निगेटिव रहेगा, इजंट इट? मतलब लेस गैस प्रोड्यूस हो रहा है, लेस गैस एज कंपेयर टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में लेस गैस मोल्स अगर आते हैं तो डेल्टा एन जी इज निगेटिव एंड अगेन दिस टर्म इज गोइंग टू बी निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देख लो तुम ये इक्वेशन में, ठीक है, 2 माइनस 4 करना पड़ रहा है अपने को, बराबर है। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू के 2 माइनस 4, तो यहाँ पे आएगा -2। अब ये इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। अपना इक्वेशन कौन सा था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, करेक्ट है। तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, अभी हो जाएगा -2RT, ठीक है। R की वैल्यू अपन 8.314 लेते हैं, T इज़ ऑलवेज इन केल्विन, तो ये दोनों टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। इसका मतलब ये जो टर्म हो गया दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी में से ये टर्म जब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा, इजंट इट? मतलब इंटरनल एनर्जी बड़ा हो गया बाय, कितने से बड़ा है? बाय दिस मच। समझ में आया ना? ओके तो तुमको जब क्वेश्चंस पूछेंगे बेसिकली, जब प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्स में, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एंथैल्पी बड़ा है, एंट्रोपी बड़ा है, एंथैल्पी बड़ा है या इंटरनल एनर्जी बड़ा है। ओके इस तरह के क्वेश्चंस तुमको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कितने से बड़ा है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट इज व्हेन इज एंथैल्पी टर्म लार्जर देन एंट्रोपी टर्म? आई एम सेइंग एंट्रोपी, आई डोंट नो। ओके सो नेक्स्ट इज when is enthalpy greater than internal energy? ठीक है, तो ये कब होगा? एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा, isn't it? when डेल्टा वी इज पॉजिटिव, एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम जब बढ़ेगा, मतलब जब सिस्टम काम करेगा, जब सिस्टम काम कर रहा है बेसिकली, तो एंथैल्पी में तो वर्क हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एंथैल्पी टर्म इज गोइंग टू बी लार्जर देन इंटरनल एनर्जी टर्म when there is an expansion, ठीक है। एक्सपांशन और कब होगा? जब गैसियस मोल्स ज़्यादा बन रहे फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड। ओके लुक एट दिस इक्वेशन, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, कितने प्रोडक्ट है, कितने गैस है ऑन द राइट हैंड साइड? 3 और लेफ्ट हैंड साइड में 2। सो आंसर क्या आ रहा है? +1। तो अपना जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1RT, ये +1 इज बेसिकली n है ना, डेल्टा एन जी। सो डेल्टा एन जी आर टी, मतलब +RT लिखेंगे सीधा सीधा। ओके सो इसका मतलब क्या हो गया? क्लियरली डेल्टा यू इज स्मॉलर देन डेल्टा एच और डेल्टा एच इज लार्जर देन डेल्टा यू, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस है अपने पास व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैन बी इक्वल, और यू कैन हैव डेल्टा एच लार्जर और यू कैन हैव डेल्टा एच स्मॉलर। कौन से कंडीशंस में ये होता है ये अपन इक्वेशन से बता सकते हैं। यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज द इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशन दे दो, उस इक्वेशन के लिए तुम बता सकते हो कि डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा यू बड़ा है। ओके और ये तुमको आसानी से बताते आना चाहिए, ध्यान में रखना। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ लाइक मैथमेटिक्स। तुमको पूछा गया है कि 3 बड़ा है या 5 बड़ा है। ओके सो ऑब्वियसली 5 बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसको करने के लिए, मेरे को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। इन आइदर केस ओके हमको मालूम है कि 5 इज गोइंग टू बी ऑलवेज लार्जर देन 3, ठीक है। ऑलराइट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर। ओके अपना इक्वेशन है मालूम है अपने को, that is one equation, and then another equation that we should write is delta H equal to delta U plus delta NG RT, isn't it? So obviously there is a relationship of enthalpy and temperature in this equation itself, ठीक है। दूसरा we also know कि delta H delta U change in internal energy is equal to NCV delta T, ठीक है। डेल्टा एच के लिए भी अपन ने लिखा था इक्वेशन, दैट वाज एन सी पी डेल्टा टी फॉर डेल्टा एच। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा एच इज एन सी पी डेल्टा टी
डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है. सी वी इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ओके, सो डेल्टा एच विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा यू ये बढ़ेगा विथ टेम्परेचर, तो डेल्टा एच भी बढ़ेगा. टेम्परेचर यहाँ पे भी आ रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली गैसेस एक्सपांड होते हैं. गैसेस एक्सपांड हो रहे हैं मतलब ज़्यादा वर्क हो रहा है, ज़्यादा वर्क हो रहा है मतलब डेल्टा एच बढ़ेगा. ओके, isn't it? If you go back to the previous, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपांशन जब होता है तो डेल्टा एच बड़ा होता है, मतलब जितना ज़्यादा एक्सपांशन उतना ज़्यादा डेल्टा एच बिगर देन डेल्टा यू. ओके, और ज़्यादा एक्सपांशन कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तब ज़्यादा एक्सपांशन होगा. क्लियर? ओके. एडिशनली when a gas is heated against a constant external pressure, then it expands और delta V zero हो जाता है. That is exactly what we said. Okay, and so there is extra dependence on temperature for gases. Okay, not for solid and liquid. ध्यान में रखना, solid और liquid में obviously there is expansion. जब अपन किसी भी solid या liquid को heat करते हैं तो there is expansion, लेकिन that expansion is very small, negligible. Okay, उसमें work done is almost zero, so we don't actually use that. But for gases, the rise in temperature brings about significant rise in significant change in volume or significant increase in volume, जिसके वजह से significant work मिलता है, जिसके वजह से एंथैल्पी टर्म जो है ये टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है. ओके, वी नो दैट सी वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एंड सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी. ठीक है, या इसको अपन ने डिराइव किया था वन ऑफ द अर्लियर क्लासेस, क्योंकि डेल्टा यू इज़ नथिंग बट क्यू वी एंड डेल्टा एच इज़ नथिंग बट क्यू पी. रिमेंबर? और फिर वहाँ पे अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया एंड वी गॉट दिस इक्वेशंस. ओके, अगर मैं प्लॉट करता हूँ एच और टी, ठीक है, एच अगेंस्ट टी प्लॉट करता हूँ, तो जो स्लोप मिलेगा उससे मेरे को सी पी मिलेगा. ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी द सी पी इज़ गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ. ओके, व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो अभी. व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ सिचुएशन ऐसी है कि अपन हीट कर रहे हैं, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हेन वी आर हीटिंग इट, बट देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर. हीट कर रहे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. इस हीट को क्या बोलेंगे अपन? वी नो व्हाट वी कॉल इट, राइट? वी कॉल दैट एज लेटेंट हीट, इजंट इट? वी कॉल दैट एज लेटेंट हीट. ये होता है जनरली जब फेज चेंज होता है. ओके, व्हेन यू हैव सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इस तरह से जब फेज चेंज हो रहा है तो जो हीट एब्जॉर्ब होती है इस दौरान, उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट. और यहाँ पे बेसिकली द हीट इज़ एब्जॉर्ब बट द टेम्परेचर डज नॉट राइज. ओके, तो इसको अपन प्लॉट करते हैं. ठीक है, लेटेंट हीट को अपन प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली. तो लेट्स स्टार्ट विथ अ फेज चेंज. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग विथ सॉलिड. ओके, सॉलिड से लिक्विड तक जाएंगे और लिक्विड से गैस तक जाएंगे. ठीक है, वी आर गोइंग फ्रॉम दिस बेसिकली. Alright, we can start with certain temperature. For example, let's say this is ice. Okay, at let's say minus 10 degrees Celsius. ठीक है, we have ice at minus 10 degrees Celsius. Imagine करो, और उसको अपन ये कर रहे हैं. ठीक है, so let's say we start at this particular point. Okay, यहाँ से अपन ने start किया. So now what is going to happen as you heat the substance? Okay, जैसे अपन हीट करेंगे तो क्या होगा, आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, isn't it? कब तक बढ़ेगा टेम्परेचर? when you get ice at, so इसको मैं थोड़ा क्लियर करके ठीक से लिखते हैं. ठीक है, so you have ice at माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं अपन, तो व्हाट वी गेट इज ये कब तक टेम्परेचर बढ़ेगा? जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आता, isn't it? So here graphically you can show it like this.
राइज टेम्परेचर हो रहा है, जब 0 डिग्री पे आ जाएगा अब टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब फेस चेंज होगा। ओके, बिकॉज दिस इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब होगा तुम्हारा 0 डिग्री से 0 डिग्री पे ही चेंज होगा। देर इज़ नो फेस चेंज, दिस इज देर इज़ अ फेस चेंज, सॉरी देर इज़ अ फेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है। अब देर इज़ नो फेस चेंज, इजंट इट? तो जैसे जैसे अपन हीट दे रहे, यू कैन सी दैट हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। हीट तो अपन दे रहे, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं। समझ में आया ना? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस हीट को अपन क्या बोलेंगे? ये जो हीट है इसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ठीक है, अब लेटेंट हीट को अपन इंडिकेट करते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा H टाइम्स M। ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर है ना? लेटेंट हीट इज बेसिकली हीट, एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलते हैं अपन? एंथैल्पी। समझ में आया? इक्वेशन बड़ा आसान सा है समझने के लिए। ठीक है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलेंगे अपन? क्योंकि दिस इज QP, इजंट इट? इसको अपन क्या बोलेंगे? डेल्टा H। लेकिन ये डेल्टा H मास के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कितना सब्सटेंस अपन ने लिया है, तो उसको अपन M से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ इतना है कि इस डेल्टा H को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं उसको, ऑलराइट, एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी योर लेटेंट हीट। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट we are going from 0 degree Celsius to now we ये पूरा मेल्ट हो गया है ना, पूरा मेल्ट हो गया है अभी यहाँ तक। ओके, अब ये लिक्विड हो गया, तुम्हारा वाटर हो गया। अब जब मैं इसको हीट करूँगा तो ये टेम्परेचर राइज होगा। ओके, अप टू सर्टन पॉइंट। ओके, ये कब तक राइज होगा? बेसिकली नाउ यू हैव अ लिक्विड वाटर, दिस इज वाटर लिक्विड, इजंट इट? तो अब टेम्परेचर कब तक राइज होगा? ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज होगा। ओके, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और तब तक ये टेम्परेचर राइज होगा। दिस इज, यू कैन से दिस इज 100 डिग्री है, यहाँ ये वाला पॉइंट जो आ रहा है दैट इज 100 डिग्री। ओके, एंड दिस इज योर, यू कैन से 0 डिग्री सेल्सियस। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तब तक ये राइज होगा। समझ में आया? दैट इज बेसिकली the amount of heat that is required to change the temperature from here to here। ठीक है, और इसके लिए जो अपन यूज़ करेंगे इक्वेशन, मतलब ये जो स्लोप वाले जो लाइन्स है, व्हेन यू आर हीटिंग फ्रॉम हियर, सो लेट्स से दिस इज Q1। ओके, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं Q1, दिस इज गोइंग टू बी Q2, दिस इज Q3। ठीक है, तो Q1 क्या है? MC डेल्टा T। ठीक है, Q इज इक्वल टू M CS डेल्टा T। ठीक है, ये इक्वेशन अपन ने देखा ही है, राइट? हर बार जब भी अपन हीट कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को, तो उसको कितनी हीट लगती है टू रेज द टेम्परेचर बाय सर्टेन अमाउंट, उसके लिए अपन ये स्पेसिफिक हीट वाला ही इक्वेशन यूज़ करते हैं। Q इज इक्वल टू M, मास क्या था, उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कितना है और कितने से उसका टेम्परेचर राइज करना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पे दे दिया है कि मास जो है वाटर आइस का, ओके, वी स्टार्टेड विद लेट्स से 10 ग्राम ऑफ आइस, तो M यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इसका दिया रहेगा मेरे को 4.184 समथिंग कुछ है, 4.18 समथिंग है। ठीक है, आइस का आई थिंक दैट इज़ वाटर, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड देन टेम्परेचर कितने से राइज करो? ऑब्वियसली 10 डिग्री से राइज करो, सो 10। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू डू दिस थिंग। तो Q1 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, दैट इज Q1। ओके, उसी तरह से मैं Q2 निकालूंगा, लेकिन Q2 के लिए मेरे को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली फ्यूजन इज मेल्टिंग, इजंट इट? सो लेटेंट हीट, सो Q2 के लिए मैं ये यूज़ करूँगा। ओके, Q2। Then Q3 again, this is again specific heat का फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे दिया है Q इज इक्वल टू दिस बेसिकली लिक्विड। ओके, Q इज इक्वल टू, दिस इज Q3 इज इक्वल टू NC ऑफ लिक्विड डेल्टा 3। ठीक है,
अब यहाँ पे अगेन यू स्टार्ट, मास तो वही रहेगा, 10 ग्राम है वाटर का, ठीक है। यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगा डेल्टा टी का, दैट इज गोइंग टू बी 100, और सी का वैल्यू जो है लिक्विड वाटर के लिए जो दिया रहेगा दैट इज गोइंग टू बी गिवन टू यू, जो भी है इसका सी लिक्विड 4.1 व्हाटएवर जो भी दिया रहेगा वो दिया रहेगा। सिंपली प्लग इन द वैल्यू एन, ओके, दैट इज एन की जगह एम लेना है अपने को बेसिकली, ओके, बिकॉज मास लेना है अपने को, नॉट एन, एन इज बेसिकली मोल, सो एम इज द मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर, तीनों को वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, यू गेट Q3, ओके। नेक्स्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गए अपन, ठीक है। अब लिक्विड वाटर का हाईएस्ट टेम्परेचर आ गया, राइट। नाउ वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब यहाँ पे अपन हीट देंगे, लेट्स कॉल दिस एज Q4, इसको अपन हीट देंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इजंट इट, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ गैस, ठीक है। सो फ्रॉम वाटर एट, ओके, water liquid at 100 डिग्री सेल्सियस टू गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसके लिए अपन ये वाला यूज़ करेंगे कलर, सो दैट इज़ द टेम्परेचर, बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। यहाँ पे अगेन जो लेटेंट हीट रहेगा उसको अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का जो हीट है लेटेंट हीट उसको अपन ये बोल रहे हैं। सो अगेन द सेम फार्मूला, दोनों के लिए सेम फार्मूला यूज़ करें, सिर्फ यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसलिए अपन इस हीट को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इस हीट को बोलेंगे अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पे अपने को गैस मिल गया, नाउ यू कैन एक्चुअली हीट इट, नाउ यू कैन हीट इट to any high temperature, let's say 110 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए तो इसको, isn't it, 110 डिग्री सेल्सियस, this is again gas, so gas to gas, right, there is no phase change, basically you are simply increasing the temperature, you can see temperature increase होगा, alright, और ये जब तक तुम हीट करते रहोगे तब तक ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इसके लिए फार्मूला ये यूज़ करें, दिस इज Q5, ओके। अगर टोटल मेरे को पूछा गया क्वेश्चन कि -10 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने के लिए मेरे को कितना हीट लगेगा, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कैलकुलेट Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और ये सबका सम ले लो, एंड दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये अपने को ग्राफिकली यहाँ पे दिखाई भी देता है, यू स्टार्टेड एट दिस पॉइंट, ओके, लेट मी यूज दिस, you started at this point and you ended up at this point, okay. So amount of heat कितना लगाया तुमने to go from here to there, that is the amount of heat, समझ में आया। टेम्परेचर चेंज यहाँ से यहाँ तक हुआ है बेसिकली, और दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ गोइंग फ्रॉम हियर, ओके। दिस इज़ बेसिकली हीटिंग द सब्सटेंस, यहाँ पे सॉलिड को हीट कर रहे हैं, दिस इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा रहेगा, हीटिंग द लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, एंड देन यू सिंपली हीटिंग द वेपर एज फार एज यू वांट। ये समझ में आ गया क्या? तो टोटल हीट देखो क्या कर रहे हैं अपन, सीधा सीधा सम कर रहे हैं इसका। सो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट लेटेंट हीट यूजिंग वन ऑफ दिस फार्मूलाज, ठीक है। लेटेंट हीट के फार्मूलेज कौन से हैं, ये है। सब्लिमेशन के लिए करना है तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, सब्लिमेशन के लिए मैं फार्मूला दिखा दूंगा तुमको, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बेसिकली ये अपन कर रहे हैं यूजिंग स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट के फार्मूले से अपन इसको कैलकुलेट करें, Q = mcs डेल्टा टी। ये बहुत बार अपन ने फार्मूला देखा है इसके पहले भी, शुडंट बी एनी प्रॉब्लम, नॉट दिस वन सर, ओके। सर्कल्ड, गलत सर्कल कर दिया। दिस इज इक्वल टू Q3 = m, ठीक है, कट गया है एक्चुअली फॉर सम हाउ, आई डोंट नो। एंड दिस इज से 3 फार्मूले यहाँ पे दिए हैं, 1, 2 and 3।
ये अपने सेम ही फार्मूला है, जस्ट स्टेट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड। राइट, जब फेस चेंज होता है तो स्लोप इनफाइनाइट होता है। द रीज़न फॉर दैट, बिकॉज हम लोग हीट कर रहे हैं लेकिन देर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है? हिडन हीट जिसको बोलते हैं ना, ओके, यू डोंट सी अ राइज इन टेम्परेचर व्हेन यू हीट, इट्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट और हिडन हीट। नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी आर अगेन चेंजिंग अवर डायरेक्शन टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, we are still discussing, remember we are still discussing first law of thermodynamics, ठीक है, वही अपन डिस्कस कर रहे हैं, but we are slightly changing the gear, you can say, ठीक है ना। यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं spontaneous changes, ठीक है। we are trying to understand the reactions and why certain reactions spontaneous, why certain reactions are not, ठीक है। अपन reactions की बात कर रहे हैं, but this is also applicable to processes, any process, okay। why certain things will happen, certain things don't happen, ये अपना लाइफ का क्वेश्चन है ना, बराबर है। हम लोग हमेशा वंडर करते हैं why certain things happen in a particular way, why if you open the tap, why the water actually flows down, why doesn't the water actually go up, okay, if I throw this pen, why does it go down, why doesn't it go up, ठीक है। ऑब्वियसली है ना, फिजिक्स में तुमको इसके कुछ एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, ऑलराइट। ये फिजिक्स का ही पार्ट है बेसिकली, इसेंशियली वी आर पुटिंग इट इनटू केमिस्ट्री। Okay, so we need to be able to understand why the processes happen, right, in a particular way, ठीक है। So to understand that, let's take 100 coins, ठीक है। और हम लोग ने स्टार्ट में क्या कर दिए, उनको अरेंज कर दिया एज ऑल हेड्स, सबको 100 ये कर दिया और उसको सबको हेड में ही अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने उसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। तो जब नीचे कॉइन गिरेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मैंने टॉस किया है बेसिकली, ओके। सो क्या मेरे को मिलेगा, 100 हेड्स ही मिलेंगे जब वो नीचे गिरेंगे? क्या वो मेरे को 100 टेल्स मिलेंगे? क्या ये पॉसिबल है 50-50 मिलेंगे? ऑलराइट, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट बेसिकली? तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट क्या है, जब मैं टॉस कर रहा हूँ 100 कॉइन्स, राइट, नॉट एक साथ कर रहा हूँ, okay, maybe you can do one at a time or whatever, right, just doing 100 tosses basically. So what is the most probable result, right? Obviously all 100 tails या all 100 heads मिलना नामुमकिन है, right? in most likely case तुमको 50-50 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मोस्ट लाइकली रिजल्ट में भी थोड़ा बहुत स्क्यूइंग होता है रिजल्ट में, बट इन मोस्ट लाइकली रिजल्ट क्या रहेगा, 50 heads 50 tails. Okay, that's basically what we are expecting, and that's exactly what we would get. It is almost unthinkable, right, that we get 100 heads or 100 tails. That is something that doesn't happen unless until the coin is actually tricked, ठीक है ना। coin अगर trick coin है तो ही ऐसा हो सकता है, otherwise नहीं हो सकता, okay। Let's take 2 blocks, okay, 2 blocks ले लिया अपन ने। एक का टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और दोनों को मैंने कांटेक्ट में ला लिया, ठीक है ना। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर, बराबर है। और एट सम पॉइंट क्या हो जाएगा कि दोनों का टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाएगा, एंड सो बोथ ऑफ देम विल अचीव एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री आफ्टर सर्टन टाइम, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी नॉर्मल, राइट, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल चेंज है, ये अपने को मालूम है। इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने 80 डिग्री से स्टार्ट किया और फिर जो टेम्परेचर मेरे को मिल रहा है, एक में 130 और दूसरे में 30, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट हॉट होते जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट कूल होते जा रहा है? क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? इज दिस इवन पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट, राइट। Why not? The question is why not, right? You will say, well, sir, first law of thermodynamics, right? First law of thermodynamics को prevent करता है. Not really, if you think about it. Not really. First law of thermodynamics तुमको बोल रहा है कि energy change जो है, okay, delta E in an isolated system is always constant, isn't it?
delta E in an isolated system is a constant. So isn't this an isolated system? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो सेम है ना, टोटल टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड सेम है, इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो सेम. ओके, सो व्हाई is it that you can only go from higher temperature to lower temperature, okay, and lower temperature to higher temperature in this particular case, but not the other way around? Why isn't it that one thing just get heated up and the other thing doesn't? समझ में आया ना. इन आइदर केस, दोनों केसेस अगर तुम स्टडी करते हो तो तुमको पता चलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो दोनों जगह वैलिड है. पहले केस में ऑब्वियसली वैलिड है ही, इजंट इट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. यहाँ पे when it goes from this kind of equilibrium, the heat flows from left to right, okay, first law of thermodynamics is valid. But if the heat flows from right to left, यहाँ पे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैलिड है, isn't it? एनर्जी का लॉस तो नहीं हो रहा है ना, एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, अपन एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज कि energy is cannot be created, cannot be destroyed, it can only be transferred from one object to other object, isn't it? Or total energy of an isolated system is constant, or we can say total energy of the universe is constant. Exactly thing, right? It's nothing new is happening. It's the first law of thermodynamics is valid, but why does the energy will only flow in that direction? Okay, why would, जब मैं टॉस कर रहा हूँ कॉइन्स को, तो why would I always get 50% हेड एंड 50% टेल अप्रॉक्सीमेटली? ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बट अप्रॉक्सीमेट 50-50 अपने को मिला. वाई इजंट इट? दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट बग्ड साइंटिस्ट. ठीक है, अनदर एग्जांपल, हम लोग ये ले रहे, पार्टीशन कर रहे, दो गैसेस है बेसिकली इस तरह से, और यहाँ पे मैंने इसको ये करके रखा है. ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई हीलियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, दो अलग अलग गैसेस है, दोनों को सेपरेट करके रखा है, एंड देयर इज अ स्टॉप कॉक राइट इन द मिडल. ठीक है, और मैं ये टॉप इसको ओपन कर देता हूँ. ओपन कर देने से क्या होगा, हीलियम इधर जाएगा, ऑक्सीजन इधर आएगा, बरोबर है, एंड फाइनली विल गेट हीलियम प्लस ऑक्सीजन मिक्सचर. इक्विलिब्रियम आ जाए, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर मेरे को मिलेगा. डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का दोनों साइड में. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में देर इज नो एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज ही नहीं है, देर इज एब्सोल्युटली नो एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस. लेकिन फिर भी प्रोसेस होती है, फिर भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. गैसेस डिफ्यूज इन दिस पर्टिकुलर मैनर, राइट, एंड it is something that is very natural. We see this every day, right? We see this on a regular basis. Gases diffuse through each other and they always mix. लेकिन it never happens कि we started with a mixture of hydrogen and helium, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे हीलियम ले लिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑक्सीजन इधर चले गया और हीलियम इधर आ गया, दोनों गैसेस बराबर अपने कंटेनर में चले गए. ऐसा कभी नहीं होगा. Naturally, it is not going to be possible, isn't it? Why not? Right? Why? What is preventing these gases from just separating? मैं diffusion की बात नहीं कर रहा हूँ, exactly opposite of diffusion. बोल रहा हूँ, why not these gases just separate? Why not I sit in this room and oxygen is here और बाजू के रूम में नाइट्रोजन भरा हुआ है? Why is it that both the rooms are the same component? Right? Why is it preventing these gases? What is preventing these gases from separating on spontaneous basis? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? These are some genuine doubts जो अर्ली साइंटिस्ट को थे, और इन्हीं डाउट्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने नेक्स्ट थियरी बनाई. ठीक है, ये अपन देखेंगे आगे. बट इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? ओके, सो वी कैन क्लियरली सी दैट देर इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और चेंज दैट अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट, और वो डायरेक्शन अपने को समझना है कि व्हाई दिस थिंग विल एक्चुअली हैपन इन दैट डायरेक्शन, व्हाई नॉट द अदर डायरेक्शन. स्पॉन्टेनियस चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, रिमेंबर, स्पॉन्टेनियस थिंग्स. ओके, व्हाई वुड थिंग्स अकर इन अ स्पॉन्टेनियस वे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? ओके, सो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए ओके ये सोचा गया था बेसिकली कि देर इज़ अ एनर्जी चेंज. इट मेक्स सेंस, राइट, कि you talk about a ball from top to bottom going down,
राइट, और इफ आई थ्रो अ पेन अप तो पेन ऊपर से नीचे ही आएगा, ये अपने को मालूम है. एंड वी से कि ओके देयर इज अ डिक्रीज इन एनर्जी, राइट. There are a lot of things that happens and we can pinpoint to one particular thing कि अपन बोल सकते हैं कि there is a decrease in energy. अपन ने काफ़ी इसके पहले बात भी किया है, राइट, कि there is a decrease in energy. और decrease in energy का मतलब क्या हो गया कि exothermic things हो गई, राइट. So it seems like, और या फिर ऐसा लगता है अपने को कि कोई भी प्रोसेस जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है बिकॉज देर इज़ अ डिक्रीज इन एनर्जी इन दैट डायरेक्शन, है ना. उस डायरेक्शन में इसलिए जा रही है क्योंकि देर इज़ अ डिक्रीज इन एनर्जी, बरोबर है. अब डिक्रीज इन एनर्जी अगर केमिस्ट्री के टर्म में बोला जाए तो इट बिकम्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इजंट इट. सो यू सी दैट दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ये होती है ऑब्वियसली. इनका रेट बहुत स्लो होगा, वट एवर, राइट, वी डोंट नो, बट दे आर हैपनिंग, right, and these reactions are happening in a particular direction because there is a decrease in energy. exothermic reactions है और इसलिए ये reactions हो रही है, isn't it? Make sense? But there are also endothermic reactions that are spontaneous. Endothermic reactions are also spontaneous. For example, evaporation process देखो, water जब evaporate होता है, ठीक है, it is a endothermic process और ये regular basis पे होता है, okay, it's a spontaneous process. Melting of ice, okay, melting of ice या evaporation, these are very common principles for us and we see that they are endothermic. इसके बावजूद ये processes हो रहे हैं. यहाँ पे energy of the system is actually increasing. समझ में आ रहा है ना, energy of the system is increasing. So how is it possible or how can we explain these processes? Okay, another thing is dissolution of certain things. कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं जब डिज़ोल्व होते हैं तो वो एंडोथर्मिक होती है डिसोल्यूशन प्रोसेस. ओके, यू कैन सी दैट दीज आर एक्यूअस आयंस, पानी में घुल गए लेकिन हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने. सो व्हाई वुड दीज सिस्टम्स एब्जॉर्ब हीट, व्हाई वुड दे इंक्रीज देयर एनर्जी. ओके, उसी तरह से ऐसे भी कुछ प्रोसेस है जहाँ पर डेल्टा एच इज एक्चुअली जीरो, देयर इज नो एनर्जी चेंज. जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, राइट, गैसेस डिफ्यूज हो रहे हैं, there is no energy change in the process. So why would gases actually diffuse through each other? Understood? So basically these questions, right, these were the questions that these people wanted to answer. Okay, and these questions are related to a particular direction of the process. Why would a process happen in a particular direction, not in the other direction? ठीक है ना. एक चीज़ अपन जब ये processes देखते हैं, कौन सी प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर इवापोरेशन प्रोसेस या फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, या फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू ईच अदर. ये जब भी प्रोसेसेस अपन देखते हैं तो अपने को एक चीज़ तुरंत में ध्यान में आती है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग विद द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. समझ में आ रहा है ना, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ओके, बेसिकली जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है. इमेजिन 2 कंटेनर, ठीक है, जो 2 कंटेनर थे गैसेस के, सेपरेट है. एक कंटेनर में हाइड्रोजन है, एक कंटेनर में हीलियम है, दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन है, ठीक है, और दोनों को मैंने ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है. सो ऑब्वियसली नाउ दिस इज़ अ ऑर्डर्ड स्टेट, बरोबर है ना, दिस इज़ अ ऑर्डर्ड स्टेट क्योंकि 2 गैसेस आर सेपरेट. और मैं अब जब स्टॉप को ओपन करता हूँ, राइट, ये गैसेस जो है डिफ्यूज़ हो रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, तो जो ऑर्डर्ड स्टेट था वो काय में कन्वर्ट हो गया, डिसऑर्डर में. समझ में आ रहा है ना. सो दिस इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ थिंकिंग, ठीक है. दे स्टार्टेड टू थिंक इन दिस टर्म. ओके, सो ऑब्वियसली इट सीम्ड लाइक देयर इज अ चेंज इन ऑर्डर और देयर इज अ डिक्रीज इन ऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. ओके, मतलब डिसऑर्डर जो है वो बढ़ रहा है. Okay, so it seems like the spontaneous process जो है that is related to the extent of disorder. कितना disorder हो रहा है उसके ऊपर ये spontaneous reaction जो direction जो है वो depend करता है. Just take for example coin tossing. Coin toss किया अपन ने 100, right? Initially all were head, ordered state. जब मैंने इसको ऊपर उछाले, right, और जब वो नीचे गिरे तो क्या था, 50 head 50 tail. तो क्या हो गया, disorder हो गया, isn't it? There was disorder. Initially they were all neatly arranged, or everything was ordered. Now this is all disorder. Okay, this is
सेकंड एग्जांपल, अनदर एग्जांपल जहाँ पे यू हैव टू ब्लॉक्स ऑफ मेटल जिनको अपन ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है. दिस वाज द सिचुएशन, इजंट इट. एक था 130 डिग्री के ऊपर और दूसरा था 30 डिग्री के ऊपर. ओके, अगर ये सिचुएशन है तो ऑब्वियसली वी कैन से देयर इज अ ऑर्डर इन दिस सिस्टम, क्योंकि एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर कम है, इजंट इट. लेकिन जैसे मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तो जो हीट है वो फ्लो हो रही है और फाइनली क्या हो गया, हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑन द सिस्टम. ओके, दिस इज बेसिकली अ डिसऑर्डर्ड सिस्टम. दिस इज काइंड लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो अपन ने इसमें देखा था. ओके, इलेक्ट्रॉन्स के केस में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने को हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल देता है, बराबर है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादा होता है उस केस में, राइट. जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, ओके, इसको देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर इट, आई जस्ट कीप फॉरगेटिंग दैट. किसी को याद आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन्स, मैंने इसको लेके एक क्वेश्चन भी आंसर किया था, आई थिंक निखिल का क्वेश्चन था. एनीबडी रिमेंबर दैट देयर इज अ इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट होता है. किसी को याद आ रहा है क्या टर्म? आई कीप फॉरगेटिंग इट. या जैसे हाफ फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कैन बी रीअरेंज इन वेरियस डिफरेंट वेज, सो देर आर मोर वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, समझ में आ रहा है क्या? जैसे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं अपन, मान लो देर आर सो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लो, इजंट इट. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन उस तरह से क्यों है? ओके, क्रोमियम इफ यू रिमेंबर इट इज़ D5 3D5 एंड 4S1, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है. सो व्हाई इज इट लाइक दैट? बेसिकली क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रीअरेंज इन वेरियस डिफरेंट वेज. So in fact electrons like this kind of disordered thing. They don't want to be ordered. They don't want to be at a particular point, right? They are unpredictable. Unpredictable means disorder. समझ में आ रहा है ना? तो ये अपन ने disorder देखा है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में भी देखा है. And more the disorder, the more stable the configuration is. That is the reason half filled and full filled configurations are actually more stable. ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है ना. इवन डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा है मतलब देर आर मोर वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, केसलिंग जिसको बोलते हैं, या वी कैन स्विच, राइट. देर आर मोर वेज ऑफ स्विचिंग थिंग्स विथ वन अनदर एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी. समझ में आया क्या? एंड दैट इज द रीजन वाई इवन इन दिस केस व्हेन द हीट स्प्रेड इवनली द डिसऑर्डर एक्चुअली इंक्रीजेस, बट इट्स एक्चुअली मोर स्टेबल सिचुएशन. ओके, व्हेन यू मिक्स द गैसेस, दो कंटेनर का, again ordered state, you are going from ordered state to disordered state, okay, but the energy actually decreases. समझ में आया क्या? so orderness जो है, या you can say disorderness जो है, that is actually increasing in all these spontaneous process. So we can say that disorder is increasing in all these spontaneous processes. Disorder increase हो रहा है यहाँ पे. Is this clear? So basically we're gonna stop here and we'll start with entropy in the next class. Okay, entropy is basically the degree of disorder जो अपन next class में discuss करेंगे. अगर कोई doubt है तो पूछ सकते हो. If not, then you guys can leave. I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.